बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वाले क्वेश्चंस पहले किए हुए भी हैं तब भी मेरे साथ दोबारा कीजिए, क्योंकि मैं जिस अंदाज से समझाऊंगा इंशाल्लाह आपको भूलेंगे नहीं और आपको मल्टीपल एमसीक्यूज़ मज़ीद भी सिखाऊंगा। और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 शायद ही इंटरनेट पे किसी ने उस तरह सिखाया हो या समझाया हो। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 1, विच सिंबल इज़ यूज टू ऑब्टेन द टोटल मार्क्स फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन बाय यूज़र्स इन द फ्लो चार्ट डेवलपमेंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी करके उसने दिया है, ये आप देखें कि टू ऑब्टेन द टोटल मार्क्स फ्रॉम द वैल्यूज़ गिवन बाय द यूज़र, यानी कि वैल्यूज़ तो यूज़र दे चुका है इनपुट आउटपुट में, और अब आपने ऑब्टेन करना है, यानी कि अब आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रोसेस लगाना है। अब आपने कुछ उसमें से सोल्यूशन निकालना है। तो ये हमारा रेक्टेंगल इसकी शेप है। इसके अलावा देखें, स्टार्ट स्टॉप के लिए आप लोगों का ये वाला शेप होती है, डिसीजन मेकिंग के लिए डायमंड होती है। ठीक है, तो चलें क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेज रेफर्स टू dividing the solution into steps and arranging in order to solve the problem। ये तो बाकायदा जो है हमें प्लानिंग मालूम हो रही है। ज़रा चेक कर लेते हैं। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या होता है कि केयरफुली रीड करें प्रॉब्लम को टू अंडरस्टैंड व्हाट इट टेल्स। एनालाइजिंग द प्रॉब्लम क्या होता है, टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन। प्लानिंग द सोल्यूशन क्या होता है, ये क्रिएटिव स्टेज होती है, और यही हमारा आंसर है, जिसमें डिवाइड करते हैं सोल्यूशन को स्टेप्स में और अरेंज करते हैं प्रॉपर ऑर्डर में। और कैंडिडेट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम क्या होता है, ऑल पॉसिबल सोल्यूशन जो आपके पास मौजूद हों वो कैंडिडेट सोल्यूशन हैं। और सेलेक्ट बेस्ट सोल्यूशन, ये किस पे बेस करता है, स्पीड, कॉस्ट और कम्प्लेक्सिटी पे। ये एक अलग ऑब्जेक्टिव आ सकता है आपका। तो इन पांचों में से कोई भी डेफिनेशन आप लोगों को मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आपके आ सकती है। फिलहाल हमारा प्लानिंग आंसर है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द सॉफ्टवेयर एग्जामिन्स द वैल्यूज़ स्टोर्ड इन वेरिएबल्स एंड हेल्प इन फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स। बेसिकली आप देखें, कोई ख़राबी हो गई है जिस तरह, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको चेक करते रहना है। इसको आमतौर पे कहा जाता है डीबगिंग। जैसे कोई मक्खी, बग कहते हैं ना, वो कहीं पे घुस गई है, कोई ख़राबी घुस गई है, तो उसको निकालना कहते हैं डीबग करना। लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। ये है लोडर की मिसाल। लोडर क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लोड्स प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी एंड देन एग्जीक्यूट्स देम। यानी कि ऑलरेडी कोई प्रोग्राम आपके पास कंप्यूटर में मौजूद है जो .exe फाइल है। लोडर का काम होता है कि उसको लोड करना, उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को लोड करना और उसको एग्जीक्यूट कर देना। नेक्स्ट जो है लिंकर है। लिंकर का काम होता है जो हेडर फाइल्स .h वाली आपने डाली होती हैं और जो आप कोड लिखते हैं .ऑब्जेक्ट फाइल, इनको आपस में लिंक करके एक्जी फाइल बनाना। एडिटर सिंपल वर्ड प्रोसेसर टाइप का एक सॉफ्टवेयर होता है। और डीबगर हमारा काम है जो डीबगिंग करता है, बग्स को ढूंढता है, यानी कि ख़राबियाँ देखते हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट। इस तरह के क्वेश्चन बच्चे अक्सर भूल जाते होते हैं, तो ये आखिरी टाइम पे जाते हुए देखना ज़रूरी है। इसमें मुख्तलिफ हैं। अभी आप देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे जो हैं इंटीजर टाइप्स हैं, फ्लोट टाइप्स हैं और कैरेक्टर टाइप है। कैरेक्टर टाइप सबसे आसान है, उसके लिए सिंपल 1 बाइट यूज़ होती है फॉर ईच कैरेक्टर। इंटीजर में आएँ तो इंटीजर या शॉर्ट इंटीजर के लिए 2 बाइट्स यूज़ होते हैं, और ये -32K से +32K तक इसके इंटीजर्स होते हैं। लॉग इंटीजर के लिए 4 बाइट्स, और ये -2 मिलियन से +2 मिलियन। तो इस तरह का नंबर आप इतना बड़ा याद नहीं रख सकते, तो आप ये फिगर्स याद रखें। अनसाइंड इंटीजर, उसके लिए भी 2 बाइट्स होते हैं, क्योंकि बिल्कुल इसके बराबर है। देखें, ये माइनस से लेकर प्लस तक है, तो ये सीधा 0 से लेकर 65K तक चला जाता है, यानी कि ये दोनों का प्लस किया जाए तो ये 65K ही बनता है। फ्लोट में आ जाएँ तो फ्लोट के लिए कितनी बाइट्स यूज़ होते हैं, अगर ये आपको भूलने का इम्कान होता है तो याद रखें, फ्लोट F से शुरू हो रहा है और 4 भी F से शुरू होता है। तो फ्लोट के लिए 4 बाइट्स। डबल फ्लोट यानी डबल हो जाएगा उसका 4 का, तो 8, और उसके अलावा लॉन्ग डबल फ्लोट थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी, तो 10। और फ्लोट की वैल्यू है 10⁻38, और डबल फ्लोट की 10⁻308, और ये लॉन्ग डबल फ्लोट 10⁻4932। ये वाला नंबर याद रखना मुश्किल है। आगे प्रिसीजन देख लें। फ्लोट की होती है 6 to 7 डिजिट्स, डबल फ्लोट उसका डबल है तो 15 डिजिट्स, और लॉन्ग डबल फ्लोट उसका भी डबल, ट्वाइस प्रिसीजन ऑफ डबल। तो हमारा इस केस में क्या है, वेरिएबल ऑफ टाइप फ्लोट के अंदर क्या होगा, 10⁻38। क्वेश्चन नंबर 5, विच सिंबल विद द वेरिएबल रेफर्स टू द मेमोरी लोकेशन इन स्कैनएफ। वैसे तो हमें याद है एंड ही है, लेकिन ज़रा देखें ये इसका फॉर्मेट होता है। हम कोई भी नंबर एंटर करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, वो देखता है कि ये कहाँ पे लगा हुआ है, एंड कहाँ पे लगा है, तो एंड के साथ जो भी वेरिएबल लगा होता है उसमें डाल देता होता है। तो ये मेमोरी लोकेशन बता रहा होता है कि इस मेमोरी में चले जाओ, तो एंड ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रिकी वन। इसमें आप देखें, आपको ये एक्सप्रेशन गिवन है, z = b/2 + b × 4/b, डबल एंड लिखा हुआ है b <a + a/3। ये सोल्यूशन आपने कभी नहीं किए होंगे। इसका मतलब है कि आपने एंड गेट वाला सवाल करना है। a = 5, b = 3। एंड गेट वाले सवाल से क्या मुराद है अभी समझाता हूँ। इसको आपने करने के लिए ना आपने रफ्स एरिया यूज़ करना है, और इसके अंदर आप एक दफ़ा इक्वेशन दोबारा लिख लें।
अब जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे आप b की जगह वैल्यू डाल देंगे 3, और जहाँ जहाँ पे a आ रहा है वहाँ पे आप वैल्यू डाल देंगे 5। तो हमने ऐसे ही किया। अब देखें 3/2 से आ जाएगी वैल्यू 1.5, 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 से आंसर आ जाएगा 4, एंड इसी तरह। और ये देखें 3<5 लिखा है। अब ये हम लोगों ने देखना है कि ये क्या लॉजिकली एक ट्रू बात है। 3<5 हाँ ट्रू है, तो आपने ट्रू लिख दिया। 5/3 1.667। अब करना ये है, जहाँ भी कहीं ट्रू लिखा होगा ना तो वहाँ पे आपने 1 कर देना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ वालों को प्लस किया 5.5 और यहाँ पे ट्रू की जगह 1। अब इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 2.667। अब एंड गेट का इस्तेमाल कैसे होता है आपको पता है। एंड गेट में या तो 0 होता है या 1 होता है। 1 का मतलब हायर वोल्टेज की ज़ुबान में अगर बात की जाए, तो अगर 0 होगा दोनों में तो आंसर 0, अगर दोनों में 1 0 होगा तो फिर भी आंसर 0 होगा। दोनों में जब तक 1 और नहीं होगा तो आंसर 1 नहीं आएगा। तो इन दोनों केसेस में देखें 1 आ रहा है, यानी 1 से बड़ी 0 से बड़ी वैल्यू है, तो इसका आंसर आप 1 लिख लेंगे। और यही हमारा आंसर है। बड़ा ट्रिकी सवाल था, इस जैसा क्वेश्चन नंबर 7 भी है। उस पर आते हैं। उसकी इक्वेशन देखें तो ऐसी है, उसमें आपको एक और गेट भी नज़र आ रहा है लॉजिकल, और एक लॉजिकल एंड भी आ रहा है। तो ये उसके मुकाबले में थोड़ा और कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर आप लोगों ने रफ एरिया में जो काम करना है उसके अंदर सबसे पहले आपने एक्सप्रेशन दोबारा लिख लेनी है। अब इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 10 लिख देंगे, जहाँ जहाँ पे y है वहाँ पे आप 3 लिख देंगे। तो इस तरह हम लोगों ने लिख लिया। अभी आप देखें क्या सोल्यूशन निकल रहा है। 4 मल्टीप्लाई बाई 11 से आया 44। अच्छा यहाँ पे प्लस x था, यानी कि x की वैल्यू तो 10 है, प्लस x क्या हो गया 11। इसी तरह यहाँ पे माइनस y था, तो y की वैल्यू क्या है 3, तो माइनस y हो जाएगा 2। ये मैं भूल गया था, मैंने अभी बता दिया। अब ये देखें 10% 2 यानी कि 10 रिमाइंडर 2 से डिवाइड करेंगे 10 को, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, ठीक है। अब 2 लेसर देन 0, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है। तो इसके नीचे आप लिख देंगे फॉल्स एंड 13। फॉल्स की जगह आप क्या लिख देंगे 0, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था ट्रू की जगह हम लोगों ने 1 लिखना होता है, फॉल्स की जगह 0। अब ये बीच में क्या लगा हुआ है एंड गेट, और एंड गेट का उसूल क्या होता है कि दोनों में से कोई एक भी 0 हो तो फिर वो आंसर 0 आ जाता होता है। तो इनका आप आंसर लिख देंगे यहाँ पे 0। और ये क्या लगा हुआ है अब और गेट। और गेट का उसूल ये होता है कि कोई एक भी 0 से बड़ी हो यानी 1 हो तो आउटपुट आंसर जो होता है उसका 1 आना होता है। अब ये देखें ये 1 है या 1 से बड़ी है और दूसरी तरफ 0 है, तो और गेट का उसूल होता है ये 1 आ गया। क्वेश्चन 8, What is the output of the following codes where a is equal to 1 and b is equal to 5? ये कोड को गौर से देखें। If a minus b is lesser than 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कैलकुलेट सबसे पहले ये करेगा, इफ़ के अंदर जाएगा, a माइनस b को देखेगा 6 से छोटा है या बड़ा है। तो a माइनस b की क्या वैल्यू आती है, a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 5, तो 1 माइनस 5 माइनस 4, तो -4 इज़ लेसर देन 6। हाँ ये सच है, तो कंडीशन इज़ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम लोग इसके बाद वाली प्रिंट की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो फिर एल्स में जाते हैं और इसको यूज़ करते हैं। तो हम लोगों ने इसके बाद इसमें गए और क्या प्रिंट एफ होएगा, प्रिंट वैल्यू होएगी ए की वैल्यू, और ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये डिस्प्ले कर देगा 1 स्क्रीन के ऊपर। अब कहाँ जाएगा, इसको स्किप कर देगा एल्स को, और अब इस स्टेटमेंट पे आ जाएगा। और अब क्या प्रिंट करेगा, a प्लस बी, ए की वैल्यू 1 बी की वैल्यू 5, यानी कि दोनों को प्लस करके 6 डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से 6 आ गया। अब आप देखें कि एक दफ़ा इसने 1 डिस्प्ले किया, एक दफ़ा 6 डिस्प्ले किया, तो हमारे चॉइस के अंदर क्या आ रहा है, 1 है, 5 है, 1 5 है, 1 6 है। तो ये हमारा आंसर है। क्यों, क्योंकि कहीं पे भी \n नहीं था, लिहाजा 1 डिस्प्ले करने के बाद अगला 6 उसने बिल्कुल साथ ही डिस्प्ले किया है इस तरह से। तो डी हमारा आंसर है। क्वेश्चन 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ वैलिड स्टेटमेंट फॉर लूप। ये सारी की सारी ही वैलिड हैं। अच्छा ये मैं बताना भूल गया कि अगर आपने चैप्टर 3 और चैप्टर 7 के बहुत ही क्लासिक नोट 2 सफ़े के सिर्फ करने हैं, जिसमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं हर साल, तो वो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रहा हूँ, वहाँ से देख लें। अभी आ जाएं जी इन लूप के अंदर। इन फॉर लूप यू कैन कीप ब्लैंक एनी ऑफ द एक्सप्रेशंस। 3 एक्सप्रेशंस होती है ना, एक पहले, एक बीच में और एक आखिर में। पहली वाली को इनिशियलाइजेशन कहते हैं, बीच वाली को टेस्ट कंडीशन और आखिरी वाली को इंक्रीमेंट। इनमें से या तो तीनों भी ना लिखें तब भी चल जाता होता है, कोई 2 लिख दें तब भी चल जाता है, या 1 लिख दें तब भी चल जाता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज इज़ द आंसर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। विच लॉजिक गेट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द फंक्शन एक्स वाई और बार। एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं यानी एंड गेट है, और ऊपर बार है यानी आगे नॉट भी लगा हुआ है। तो एंड और नॉट कंबाइन हो जाए तो नैंड बन जाता होता है। लेकिन ज़रा ये डायग्राम से भी देख लें, ये एंड गेट है, और जब नैंड गेट होता है तो एंड के आगे नैंड गेट लग जाए, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ऊपर फिर नॉट लग रहा है, तो नैंड इज़ द आंसर। Question 11, a computer that makes the web pages available through the internet is called। ये एक कंप्यूटर है
जो कि वेब पेजेस अवेलेबल करता है हम लोगों को, जो चाहे मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप से थ्रू इंटरनेट। तो और इसको क्या कहा जाता है? वेब सर्वर। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें से कई ऑब्जेक्टिव्स आ सकते हैं। विच पार्ट ऑफ द वेब एड्रेस टेल द सर्वर टाइप ऑफ फाइल इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड। ये आप देखें, इस तरह का पूरा वेब एड्रेस होता है। इसमें जो शुरू वाली चीज़ होती है इसको कहा जाता है प्रोटोकॉल। फिर आगे रिसोर्स नेम होता है, जो ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, येलो में और रेड में। इसका पहला हिस्सा होता है उसको कहते हैं डोमेन नेम, और बाद वाला को कहते हैं टॉप लेवल डोमेन, जिसमें टाइप और कंट्री कोड भी आ जाता होता है, और आखिर में फ़ाइल का पाथ होता है। तो प्रोटोकॉल जो होता है, इट टेल्स द सर्वर व्हाट टाइप ऑफ फाइल इज़ बीइंग रिक्वेस्टेड। तो ये आंसर तो हमारा ये हमें पता लग गया http:// लेकिन बाकियों को भी देख लें कि ये जो रिसोर्स नेम होता है पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, इट इज़ एड्रेस ऑफ अ स्पेसिफिक कंप्यूटर वेयर वेबसाइट इज़ लोकेटेड। यानी पाकिस्तान में किसी बंदे ने अगर कोई वेबसाइट बनाई है तो उसके कंप्यूटर। डोमेन नेम जो होता है, इसका पहला वाला हिस्सा नेम ऑफ वेबसाइट होता है, इस तरह अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। और टॉप लेवल डोमेन नेम जो होता है ना, वो होता है .com .edu, इस तरह। ब्राउज़र विल सी दिस टू रिजॉल्व लोकेशन ऑफ द रिक्वेस्टेड साइट। और फाइल पाथ क्या होता है? इट इज़ लिंक्स टू अ स्पेसिफिक पेज और सोर्स इन अ वेबसाइट। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि आपके टीचर ये वीडियोस बनाना कंटिन्यू रखें तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हौसला अफजाई किया करें। बिकॉज़ मैंने होम पे ट्यूशन देना इसलिए तर्क किया कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो सके। चलें शुरू करते हैं।